नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो सितंबर 2021 का गिरिराज पत्रिका के हम सभी एडिशन जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी एडिशन हुए थे वो इस बार एक ही वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं गिरिराज पत्रिका के एडिशन में। तो हम थोड़ा सा साथ साथ में चल सकें गिरिराज के एडिशन के साथ, इसीलिए जो है जितने भी एडिशन सितंबर महीने में होते हैं वो सभी डिटेल में जो है वो एक ही वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और बाकी की वीडियोस भी और बाकी की वीडियोस का पीडीएफ फाइल ये सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, वेयर इज हिमाचल प्रदेश फर्स्ट IT एनेबल्ड स्मार्ट फॉरेस्ट लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी का युक्त स्मार्ट वन कहाँ स्थित है। ये IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्मार्ट फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है, ये नालागढ़ में स्थित है। नालागढ़ इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे भी थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अब देखो ये नालागढ़ में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि नालागढ़ में ये 3 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित किया गया है, और यहाँ पर जो है वो 300 से अधिक पौधों की प्रजातियां जो हैं वो लगाई गई हैं। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में याद रखिए। नालागढ़ कहाँ पर पड़ता है, नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। यहाँ पर पूछा गया है, हाउ मैनी मल्टीपर्पज स्टेडियम विल बी बिल्ट इन ईच असेंबली अंडर मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना। तो मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा में कितने बहुउद्देशीय स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। अब देखो हिमाचल प्रदेश में जो है क्या किया जाएगा, मुख्यमंत्री युवा निर्माण योजना चलाई गई है। इसके तहत जो है वो बहुउद्देशीय स्टेडियम जो है ये बनाए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा में कितने बनाए जाएंगे, तो प्रत्येक विधानसभा में 2 ऐसे स्टेडियम बनाए जाएंगे। ऑप्शन बी 2 जो है वो सही आंसर है। और ये जो स्टेडियम बनाए जाएंगे इन पर जो है वो सरकार 15 लाख रुपया खर्च करेगी। ये स्टेडियम जो है, ये स्टेडियम फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है, फुटबॉल के मैदान के आकार के होंगे, और इनमें जो है जिम भी होगी, जिम की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है वो रोजगार के नए अवसर भी जो है यहाँ से सृजित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जो है वो खेल विश्वविद्यालय के लिए भी जो है वो काम किया जा रहा है कि इस तरह का कुछ विश्वविद्यालय जो है वो खोला जाए। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में याद रखिए। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है, व्हेन वॉज हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड एज स्टोव स्मोक फ्री स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश को कब चूल्हा धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया था। अब हिमाचल प्रदेश को कब चूल्हा धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए जानना। तो ये किया गया था दिसंबर 2019 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये बात क्यों गिरिराज पत्रिका में आई थी। अब देखिए हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये जो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है ना, इन्होंने लाहौल स्पीति का भ्रमण किया। ये लाहौल स्पीति गए थे, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ बातें भी कही। इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना चलाई गई है। 3 वर्षों में जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है इस योजना के तहत 2.85 लाख महिलाओं को जो है निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया है। कितना, 2.85 लाख। कई बार ये आंकड़े पूछ ले जाते हैं, तो ये आंकड़े 2.85 आपके दिमाग में होने चाहिए ताकि एग्जाम में आपको पता चले। अब इसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने कहा कि दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश को चूल्हा धुआं मुक्त राज्य जो था वो घोषित किया गया। इसके अलावा राज्यपाल जो था वो ताबो मोनेस्ट्री का दौरा भी इन्होंने किया। इन्होंने की मोनेस्ट्री का दौरा भी किया। ताबो मोनेस्ट्री को आपको पता है कि अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है। 996 AD में जो था इस मोनेस्ट्री को बनाया गया था। 1996 में जो था इस मोनेस्ट्री को बने हुए 1000 वर्ष पूरे हो गए। ताबो मोनेस्ट्री को अजंता इसको कहा जाता है हिमालयस का। और की गोम्पा जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं गोम्पे, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है कि कोमिक गांव कहाँ पर स्थित है। तो कोमिक गांव जो है ये भी लाहौल में स्थित है। हिक्किम गांव कहाँ पर है, हिक्किम गांव भी लाहौल स्पीति में स्थित है। इन गांवों का दौरा भी जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया गया। तो कोमिक गांव कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कोमिक गांव यानी कि जैसे कि कांस्टेबल का एग्जाम आपका हो गया, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछ जाता है। कई बार मैच करने को दिया जाएगा, कोमिक क्या है, कोमिक एक गाँव है, कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछते हैं, व्हेन वॉज HPMC एस्टेब्लिश्ड। तो HPMC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब ये क्यों गिरिराज पत्रिका में आया, तो पहले तो हम यही जान लेते हैं। देखो ये बात कही गई कि किन्नौर जिले को जो है वो सेब विकास क्लस्टर के रूप में जो है वो विकसित किया जाएगा। तो इसीलिए जो है HPMC निदेशक मंडल की बैठक भी आयोजित की गई।
ये सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि एचपीएमसी की स्थापना कब की गई। इम्पॉर्टेंट है कि एचपीएमसी का पूरा नाम क्या है। तो इन दोनों के बारे में जानते हैं। पहले तो एचपीएमसी का पूरा नाम जान लेते हैं। तो एचपीएमसी का पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। एचपीएमसी की स्थापना कब की गई थी? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। कई बार 1971 के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई। तो इन तीनों की स्थापना 1971 में की गई थी। अब अगर ये एग्जाम में पूछे गए ना तब आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये रिपीटेड करके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। आगे पूछते हैं, हाउ मच असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर मदर टेरेसा मातृ असहाय संबल योजना। तो मदर टेरेसा मातृ असहाय, असहाय होगा यहाँ पर, संबल योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है या फिर कितनी सहायता प्रदान करते हैं। जो मदर टेरेसा मातृ असहाय संबल योजना है ना, इस योजना के तहत जो है वो कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो इसके योजना के तहत जो है जो असहाय और गरीब महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को प्रति वर्ष जो है वो प्रति शिशु जो है वो 6,000 रुपया दिया जाता है। कितना? ऑप्शन डी 6,000 जो है वो सही आंसर होगा। अब 6,000 रुपया दिया जाता है इस योजना के तहत, मदर टेरेसा मातृ असहाय संबल योजना के तहत। और ये राशि जो है कब तक दी जाती है? तब जब तक ये राशि दी जाती है जब तक बच्चा 18 वर्ष की आयु जो है वो पूरी नहीं कर लेता। परंतु इसमें सरकार ने एक और कंडीशन रखी है, क्योंकि कंडीशन रखना ज़रूरी था, सरकार भी चालाक है, ऐसे पैसे नहीं देती। कंडीशन ये रखी गई कि फैमिली की इनकम जो है वो 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी? 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब और भी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। देखो कुछ योजनाएं हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, जो हमने अगस्त 2021 का पार्ट डिस्कस किया। तब कुछ योजनाएं यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे और रिवाइज भी आपकी होती रहेंगी। तो देखो एक तो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना के तहत जो है वो गरीब बेटियों के विवाह पर जो है वो 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। और इसमें क्या कंडीशन रखी गई है? इसमें भी यही कंडीशन रखी गई है कि 35,000 से कम आय होनी चाहिए। अब सरकार ने एक और योजना चलाई है ताकि बेटियों को ऐसा ना समझा जाए कि बोझ है। इसके लिए सरकार ने योजना चलाई है कि बीपीएल परिवार में जो बेटियां पैदा होंगी दो बालिकाओं तक, उनके जन्म पर जो है वो 12,000 रुपया दिया जाएगा। और पहले 12,000 दिया जाता था, परंतु अब इसको बढ़ाकर जो है वो 21,000 कर दिया। तो 21,000 रुपया आप याद रखिएगा कि बीपीएल परिवार की बेटियों को ये दिया जाता है। और यहाँ पर भी सरकार ने एक कंडीशन लगाई है कि 2 बच्चों से अधिक नहीं होने चाहिए, 2 बालिकाओं तक ही ये दिया जाएगा, उससे आगे नहीं दिया जाएगा। तो ये 2 योजनाओं के बारे में यहाँ से आपको पता चला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, व्हाट इज हिमाचल प्रदेश रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? इसमें हिमाचल प्रदेश का 7th रैंक रहा है। ऑप्शन ए 7th जो है वो सही आंसर है। अब ये कौन से ईयर का था इंडेक्स निकाला हुआ? ये 2019 का इंडेक्स है। पहले तो आप ये याद रखिए कि 2019 का है। अगर हम बात करें कि 2015 में हिमाचल का कौन सा रैंक था, 2015 में हिमाचल का 17वां रैंक था। तो अब हिमाचल ने जो है वो काफ़ी इम्प्रूव यहाँ पर किया है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री कौन है? तो उद्योग मंत्री हैं विक्रम सिंह। फिर हमारे पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि उद्योग मंत्री कौन है, तो विक्रम सिंह हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं। अच्छा, अब 7वां रैंक हिमाचल का रहा है। पहला रैंक किसका रहा है? पहला रैंक रहा है आंध्र प्रदेश का, दूसरा रैंक उत्तर प्रदेश का रहा है, तीसरा रैंक तेलंगाना का रहा है। ये रैंक जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये रैंक रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके द्वारा? DPIIT, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कहा गया, और साथ में मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसको रिलीज करते हैं। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। तो ये बेसिक आप इसके बारे में याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं हाउ मच असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर सगुन योजना। सगुन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? जो सगुन योजना चलाई गई है इसके बारे में हम पहले भी कई बार जो है अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं।
तो इस योजना के तहत जो है वो 31,000 रुपया राशि दी जाती है। ऑप्शन बी, 31,000 असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। और देखो इसके अलावा और भी योजना है। एक योजना चलाई गई है बालिका जन्म उपहार योजना। ये जो बालिका जन्म उपहार योजना है, इसको आरंभ करने का जो निर्णय लिया गया है, अब इस योजना के तहत बालिका का जन्म अगर किसी परिवार में होता है तो उसको जो है वो 51,000 रुपये की एफडी उसके नाम पर होगी। एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। ये एफडी जो है करवाई जाएगी। इसमें भी कंडीशन सरकार ने रखी कि 2 बालिकाओं तक ही ये करवाई जाएगी। तो 2 बालिकाओं के जन्म पर ये दिया जाएगा 51,000 रुपये की एफडी। और भी योजना है एक, जिसका नाम है बाल कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत जो है वो 50% या इससे अधिक विकलांग वाले बच्चे हैं, इन बच्चों को जो है वो 20,000 रुपया प्रति वर्ष जो है वो दिया जाएगा सहायता के रूप में। और मुख्यमंत्री आवास योजना, इसके बारे में तो हम डिस्कस करते रहते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो है वो 1,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये सब योजनाएं हैं। इन सब योजनाओं को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, रिवाइज करने में ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। जैसे कि आपके एचएएस, एलआई, डेंटी, कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम में ना ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आगे पूछते हैं, व्हेन डिड इंटरनेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे कब मनाया जाता है, अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस। अब जो आर्टिकल आया था उसमें क्या था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे के बारे में बात की गई थी और जो इंडिया का टीचर डे होता है उसके बारे में भी बात की गई थी। तो यहाँ पर पहले हम इंटरनेशनल लेवल के टीचर डे की बात कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अभी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ये 1994 से जो है वो मनाया जा रहा है इंटरनेशनल टीचर डे। और अगर हम मेन मुद्दे पर अभी आए तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करते हैं। तो जो नेशनल टीचर डे है वो कब मनाया जाता है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों मनाया जाता है ये 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो था 1888 में 1888 में जो था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। और ये आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने 40 वर्ष अध्यापन में अपने को समर्पित की थी। इनके 40 वर्ष तक इन्होंने टीचिंग भी की थी। तो इसीलिए जो है इनको याद किया जाता है 5 सितंबर को एज अ नेशनल टीचर डे। अब देखो आपके टैट वाला एग्जाम है ना, इनमें डेज के बारे में पूछा गया। अभी आपके कांस्टेबल का एग्जाम होगा और भी एग्जाम होंगे, उन सभी में डेज के बारे में पूछा जा सकता है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर डे, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी डे, 25 सितंबर को मनाया जाता है सोशल जस्टिस डे और 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और सितंबर 16 को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। सितंबर 27 को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो ये तो सितंबर के आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि सितंबर महीने की ये पत्रिका है, तो सितंबर महीने के मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। तो ये सब आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों गिरिराज पत्रिका में आया था। तो पहले तो हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे मनाया कब जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है ये मनाया जाता है अगस्त 19 को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। किसके बर्थडे पर ये मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर ये मनाया जाता है। ध्यानचंद का नाम आपको याद रखना है। अब ध्यानचंद कौन से खेल से जुड़े हुए थे ये भी तो पता होना चाहिए ना। ध्यानचंद हॉकी से जुड़े हुए थे। अब ये हॉकी से जुड़े हुए थे। अगर हम ध्यानचंद जी के बारे में और भी जाने ना, तो 1928, 1932, 1936 में इन्होंने ओलंपिक खेलों का नेतृत्व भी किया था। और ध्यानचंद ने नेतृत्व तो किया था, परंतु तीनों बार जब इन्होंने नेतृत्व किया ना, तो भारत को स्वर्ण पदक भी इन्होंने दिलाए थे। अच्छा, यहाँ पर ना अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डे भी जान लेते हैं। तो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है 9 अगस्त को। सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल मनाया जाता है 9 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। एक तो हो गया नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन ये है बर्थडे स्वामी विवेकानंद का। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है,
ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये सब आप याद रखिएगा इन इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जो अगस्त महीने से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज़ बिन रीनेम्ड एज। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ना, इसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन ना आज ना कल, आज तो कल कभी ना कभी पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम मेजर ध्यानचंद की। बात आपने कर ली, राजीव गांधी खेल रत्न की अवार्ड की हम बात करते हैं। देखो, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, ये सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है इंडिया का। और ये कब स्टार्ट किया गया था? ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था ना, ये 1992 में पहली बार दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये आप अब याद रखिएगा कि इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। इसका नाम बदलकर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा एनुअली दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये आप मिनिस्ट्री का नाम भी साथ में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन वाज द जनमंच प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू गेट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए जनमंच कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये क्वेश्चन हमने कोई 3-4 बार इससे पहले भी डिस्कस कर लिया है। इस बार फिर से डिस्कस हो रहा है। क्यों डिस्कस हो रहा है? एक तो एम है कि आपका रिवाइज हो जाए और दूसरा है कि गिरिराज पत्रिका में ये आया भी था। क्यों गिरिराज पत्रिका में आया था? क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो 6 महीनों के अंतराल के बाद जो है वो जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए जो है ये फिर से न्यूज़ में आया। अब ये न्यूज़ में आया, इसमें होता क्या है मैं आपको पता होगा वैसे तो, मैं बेसिक सा फिर से बता देता हूँ। जनमंच कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और उसी टाइम इनका निवारण भी करने की कोशिश की जाती है। अब बात करते हैं कि ये कब लॉन्च किया गया था। तो ये ऑप्शन है 3 जून 2018 को जो था वो लॉन्च किया गया था जनमंच कार्यक्रम। कब? 3 जून 2018 को। अब होपफुली आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर एक बार फिर से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पहले आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एक बार। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया है निषाद कुमार हु वॉन सिल्वर मेडल इन टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो निषाद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में चांदी पदक जीता है, ये किस खेल से संबंध रखते हैं? तो निषाद कुमार के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, एक बार फिर से गिरिराज पत्रिका में इनके बारे में आया था। देखो, इनके बारे में आप पहले जानिए कि इनको किस खेल से जोड़ा जाता है। तो इनको जोड़ा जाता है हाई जंप से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इनको कौन सा पदक मिला है? चांदी कह लीजिए या तो रजत कह लीजिए। रजत पदक से इनको नवाजा गया है, सिल्वर मेडल से नवाजा गया है, और ये खेल से संबंध रखते हैं हाई जंप से। हाई जंप आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन बन जाता है वरुण कुमार। वरुण कुमार जिन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता है वरुण कुमार ने कांस्य पदक। तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये हॉकी से जुड़े हुए हैं वरुण कुमार। तो ये दो नाम आपको डेफिनेटली याद रखने हैं, एक तो वरुण कुमार, एक दूसरा निषाद कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं हु इज द स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एट प्रेजेंट। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो अगर हम बात करें कि अध्यक्ष कौन है प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश विधानसभा के, तो ये है विपिन सिंह परमार। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, विपिन सिंह परमार। ये प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। देखो, हुआ क्या कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र चला हुआ था। क्यों चला हुआ था? तो देखो, राष्ट्रपति विधानसभा का जो था विशेष सत्र जो था ये संबोधित करेंगे, इसीलिए ये विशेष सत्र जो था वो आयोजित किया गया था। अब ये विशेष सत्र जो था आयोजित किया गया था क्योंकि राष्ट्रपति इसको जो है वो संबोधित करेंगे, तो वही आर्टिकल दिया गया था जो इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वो है श्री विपिन सिंह परमार। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रेजेंट टाइम है राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह का नाम भी आप याद रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं प्रेजेंट टाइम में। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ जस्टिस भी नियुक्त किए गए हैं। तो चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफ़ीक जो है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? हु हैज़ बीन मेड द यूथ आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यूथ आइकन बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मुस्कान को बनाया गया।
मुस्कान को भारत निर्वाचन आयोग का यूथ आइकन बनाया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब आर्टिकल क्यों आया था गिरिराज पत्रिका में? क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो था इन्हें बधाई दी थी मुस्कान को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यूथ आइकन बनने पर। ये मुस्कान कौन है और कहाँ से संबंध रखती है? तो मुस्कान जो है ये शिमला के चिड़गांव से संबंध रखती है। चिड़गांव का एक दूर दराज गाँव है जिसका नाम है सिंधासली। सिंधासली की रहने वाली है मुस्कान और ये दृष्टिबाधित है, पीएचडी की ये छात्रा है, ये एक बेहतरीन गायिका भी हैं और इन्हें जो है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो यूथ आइकन चुना गया है। क्यों बनाया गया है इन्हें यूथ आइकन? ताकि ये युवा पीढ़ी के लिए जो है एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश की या फिर देश की कह लीजिए आप, देश की बेटियाँ जो हैं वो समाज में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और उनका योगदान जो है वो समाज में महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो था ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, आगे पूछते हैं व्हाट वाज द पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ईयर 1971। 1971 में हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी थी? अब गिरिराज पत्रिका में भी ये आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कुछ डिटेल में, जो हर एक चीज़ आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहले तो 1971 की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी थी। 1971 में हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम थी 651 रुपये। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम थी। प्रेजेंट टाइम में ये बढ़कर 1.95 लाख तक हो गई है। और भी इस आर्टिकल में दिया गया था, उन्होंने मुख्यमंत्री ने ये कहा कि देखो सड़कों की लंबाई जो था 1971 में थी 3730 किलोमीटर। कितनी? 3730 किलोमीटर जो था वो 1971 में सड़कों की लंबाई थी। अब ये बढ़कर जो है वो 37,808 हो गई है। कितनी? 37,808 किलोमीटर जो है वो प्रेजेंटली सड़कों की लंबाई हिमाचल प्रदेश में हो गई है। और ये भी कहा गया था कि उस टाइम हिमाचल प्रदेश में 1971 में यानी कि 1971 में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा संस्थान जो था वो 4,945 थे और अब इनकी संख्या जो है वो बढ़कर 15,000 के करीब हो गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर के बारे में दिया गया था। ये कितना है? ये 1100 है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 याद रखिए। और ये भी याद रखिए कि 25 जनवरी 1971 को जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो भारत का जो था वो 18वें नंबर का राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो था वो वर्ष 2014 में जो था वो पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई थी। कब बनी थी? 2014 में पहली ये पेपरलेस विधानसभा बन गई थी। ये सब आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं इन विच ईयर डिड एपीजे अब्दुल कलाम एड्रेस द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा को किस वर्ष संबोधित किया था? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो था वो वर्ष 2003 में जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा को संबोधित किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। मैंने अभी आपको बताया ना कि राष्ट्रपति के द्वारा विशेष सत्र जो है वो आयोजित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का। इस सत्र को ये संबोधित करेंगे, जो विशेष सत्र होगा। अब आप यहाँ से क्या याद रखिए? अब आप यहाँ से ये याद रखिए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है ये तीसरे नंबर के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा को जो है वो संबोधित किया है। पहले नंबर के कौन थे? पहले नंबर के थे एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने 2003 में किया था। उसके बाद प्रणब मुखर्जी हुए। प्रणब मुखर्जी ने जो था वो 2013 में जो था वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा को संबोधित किया था। और उसके बाद जो है वो प्रेजेंट टाइम में रामनाथ कोविंद जो है वो तीसरे राष्ट्रपति बने जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा को संबोधित किया। तो ये यहाँ से आप इम्पोर्टेंट याद रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में झंडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो झंडा मंदिर था ना, इसके बारे में गिरिराज पत्रिका में आया हुआ था। इसकी एक छोटी सी कहानी भी है झंडा मंदिर की, जो हम दूसरे चैनल पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है दूसरे चैनल पर हम और भी स्मॉल स्टोरीज डिस्कस कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश की। तो अगर वो भी चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप हमें ज्वाइन कर लें। ये जो झंडा मंदिर है ना ये बिलासपुर में पड़ता है। ऑप्शन बी बिलासपुर जो है वो सही आंसर है। अब झंडा मंदिर की छोटी सी कहानी जो है हम दूसरे चैनल पर डिस्कस कर देंगे, वहाँ पर तो आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा हम और कहाँ से क्या जान सकते हैं? देखो बिलासपुर के बारे में अगर आप जानेंगे ना तो बिलासपुर से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो एक तो पूछ जाता है बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राजा दीपचंद के द्वारा बिलासपुर शहर की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन बिलासपुर के बारे में पूछ जाता है बिलासपुर में एक फैक्ट्री स्थित है, क्या नाम है उसका? बिरोजा फैक्ट्री।
ये तो एक बिलासपुर में स्थित है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में स्थित है ये बिरोजा फैक्ट्री। और बिलासपुर के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? वो थे राजा आनंद चंद। आनंद चंद यहाँ के अंतिम शासक थे। बिलासपुर का प्राचीन नाम कहलूर है। कहलूर की स्थापना किसने की थी? राजा वीरचंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। हिंडूर के बारे में भी आपने सुना होगा, तो हिंडूर जो है वो नालागढ़ का नाम है। नालागढ़ का प्राचीन नाम क्या है? हिंडूर है। अब हिंडूर की स्थापना किसने की ये आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके लिए जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, इन विच ईयर चंबा रुमाल वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। तो किस वर्ष चंबा रुमाल को विश्व धरोहर घोषित किया गया था? पिछली लास्ट एडिशन में हमने गिरिराज की ये डिस्कस किया था, तो अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।